हम तुझे नामर्द कहते हैं, हम तुझे नामर्द कहते हैं, हम तुझे नामर्द कहते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज के फनकार के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और आज हम बात करेंगे श्री मुनव्वर राणा जी के बारे में। हम तुझे नामर्द कहते हैं। जी हाँ, मुनव्वर राणा जिन्होंने माँ की शायरी करते हुए ख्याति पाई, प्रसिद्धि पाई और उसके बाद आजकल एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब उनकी शायरी के नीचे माँ और बहन की भी शायरी वहाँ मौजूद होती है। हम तुझे नामर्द कहते हैं। तो आइए जानते हैं उनके बारे में, लेकिन उससे पहले मैं उन पे बात करूं, मैं अपनी उपयोगिता भी साबित करना चाहता हूं दोस्तों, और मैं आपको दो चार शेर जो है, अशआर है, वो सुनाने जा रहा हूं। मुनव्वर साहब से माजरत के साथ सुना जाए। हम तुझे नामर्द कहते हैं। आदाब अर्ज है, एक शेर देखें कि छत पे सोया था बहनोई, मैं सैया समझ के सो गई। छत पे सोया था बहनोई, मैं सैया समझ के सो गई। मुझको राणा जी माफ़ करना, गलती मारे से हो गई। तालियां बजाइए दोस्तों। और इसके साथ ही एक दो और भी शुरू में ही सुना देता हूं ताकि आप लोग छोड़कर भाग न जाएं। जीता था जिसके लिए मरता था, एक ऐसी लड़की थी। जीता था जिसके लिए मरता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। और ए वाला जो आने वाला है वो तो टूटे दिल के साथ मैंने लिखा था, वो भी आप सुन लीजिए। कभी मुझको रुलाए, कभी मुझको हंसाए, मुझे कितना सताती है वो लड़की, बहुत याद आती है वो लड़की, बहुत याद आती है। शेरो शायरी के इस दौर के बाद अब मैं ये बैटन देना चाहूँगा अजीत भारती जी को, जो कि आगे मुनव्वर जी की शायरी की चर्चा करेंगे, जो ट्विटर पे वो आए दिन करते रहते हैं। ओवर टू परम सम्माननीय अजीत भारती जी। नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। आज बात करेंगे मुनव्वर राणा जी की, और उन्होंने आजकल वो काफ़ी चर्चा में रहते हैं और आपने शुरू में देखा है कि उन्होंने क्या क्या किया था। और आज ख़ास करके वो चर्चा में ट्विटर पर इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि उन्होंने कल जो है संबित पात्रा जी को एड्रेस करते हुए कुछ कहा था, और उसके बाद कहते कहते बहुत कुछ कह गए थे, जिसमें 100 करोड़ और 35 करोड़ वाली बातें थी, जिसमें 100 करोड़ हिंदुस्तानी जो हैं, और वो कौन है वो आपको भी पता है, सबको पता है इनफैक्ट, और उन्हें जानवर कहा था, और 35 करोड़ जो बचे हुए हैं उन्हें इंसान कहा था। तो एक एक कर उनकी शायरी और उनकी आजकल जो बदतमीजियाँ चल रही हैं, तो आज के कार्यक्रम ज़हरे मुनव्वर में हम उन पे चर्चा करेंगे। और उनकी शायरी जो है, अगर आपको याद हो, याद नहीं है तो ट्विटर पे जाके देखिए कि नवंबर 2019 तक ये बंदा महीने में 4 शायर लिखा करता था, और दिसंबर आते ही जब सीएए पे चर्चा शुरू हो जाती है तो ये दिन के 4 भी कभी कभी लिख देता है। और उन सारे अशारों में, उन सारी शायरी में, कविताओं में या नॉर्मल स्टेटस में हम शब्द का प्रयोग होता है, जो कि मुख्यतः अगर आप थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करेंगे तो हम ये अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। भले इन्होंने एक्सप्लिसिटली कहीं पे भी नहीं लिखा, लेकिन जिस तरह से इन्होंने प्रयोग किया उससे पता चल जाता है कि ये कहाँ पे हमें ले जाना चाहते हैं। तो उसी पे चर्चा करेंगे एक एक करके। पहला ट्वीट जो सबसे लेटेस्ट है वो यही है कि डियर संबित, कांग्रेस की जवानी में तो आप गधे पे रहे होंगे, लेकिन कोरोना पर सरकार की नाकामी ने मेरी इस बात को सही साबित किया है कि भारत में 35 करोड़ इंसान और 100 करोड़ जानवर रहते हैं जो सिर्फ वोट देने के काम आते हैं। बाद में इन्होंने जब स्पिन आउट हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल चला गया, तो इन्होंने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की कि नहीं, मैं इसमें हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा था, मैं तो उसके बारे में कह रहा था जिनके पास पैसा है, फलाना टिमका जो भी है। लेकिन आप और हम समझदार हैं, आप अपना दिमाग का इस्तेमाल कीजिए कि बार बार चाहे AIMIM का वारिस पठान हो, अकबरुद्दीन वो वैसी हो, ये सब जब 100 करोड़ की बात करते हैं तो 100 करोड़ का मूल मतलब, निहितार्थ जो है वो क्या होता है, आज ये भले ही उससे भागे। उसके बाद जो है इनका 11 मई का ट्वीट है, वो एक कथित बकरी चोर आजम खान और उसके ख़ानदान पे है।
और आपके स्क्रीन पे आप पढ़ सकते हैं कि उन्हें कहा जा रहा है कि उन्हें आतंकवादियों जैसा सुलूक उनके साथ न किया जाए। हालांकि ये बात और है कि आतंकवादियों के साथ भी जो सुलूक होता है उस पर भी इनके गिरोह के जो सदस्य हैं वो सामने आ जाते हैं कि नहीं वो हेडमास्टर का बेटा था और वो भटक गया था, इस तरह की बातें होती हैं। और ये भी कह देते हैं बहुत लोग कि अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, इस तरह की बात। जब आतंकवादी याकूब मेमन वाला याद होगा, एंड दे हैंग्ड याकूब, आतंकवादी जो है शहीद हैं इनमें से कई लोगों के लिए। उनके जनाजे में, इन आतंकियों के जनाजे में 10-10 हज़ार की भीड़ जुटती है। तो ये उसी गिरोह के एक ही थैली के चट्टे बट्टे जो बोला जाता है वो है। तो वो लिखते हैं कि झूठे मुकदमों में अदालत का वक्त और किरदार बिगाड़ने वालों को सज़ा दी जाए। इन्होंने खुद ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ मुनव्वर जो है वो यहाँ पे अब सेशन में आ गया और उन्होंने खुद ही बता दिया कि इन पे जितने मुकदमे हैं, बकरी चोरी का है, भैंस चुराने का भी है शायद, इस तरह की बात है। वरना सियासी बदलेबाजी इस मुल्क को ऐसे खा जाएगी जैसे दिमक किताबों को। किताब से याद आया कि आज़म खान ने किताबें भी चुराई और उनका जो यूनिवर्सिटी है जो अपने दादा के नाम पे उन्होंने किया है, उसकी लाइब्रेरी में चोरी की किताबें हैं। और ये कथित तौर पर एलिजेडली मैं बोल रहा हूँ, और उसके कारण जो है सरकार ने इनके ऊपर जो है केस किया है और कई मामले इनके बेटे के ऊपर, इनके घर वालों के ऊपर है। अब आज़म खान तो खैर लड़कियों के अंडरवियर का कलर भी बताने के लिए चर्चा में रहे हैं, तो उनसे कैसे मुनव्वर राना को ऐसा लग रहा है कि उनसे जो पार्लियामेंट और असेंबली की इज्जत जो है धूमिल हो रही है, ये मेरी समझ के बाहर है। अगला जो शेर है, नक्सलियों और चंबल के डकैतों को ये बड़ा ही अच्छा आदमी बोल रहे हैं कि इस मुल्क के नेताओं से अच्छे तो चंबल के डाकू थे जो अमीरों से लूटते थे, गरीबों को देते थे। अब इस मुल्क के नेताओं में आज़म खान भी आते हैं कि नहीं, ये मुझे नहीं पता, खैर जो भी है। और आगे एक शेर लिखा है जो पढ़ा जाए। समाजी बेबसी हर शहर को मक्तल बनाती है, कभी नक्सल बनाती है, कभी चंबल बनाती है। नक्सलियों ने इस देश को क्या दिया है वो हमें और आपको सबको पता है। लगभग 18,000 लोग जो है मारे गए हैं उनके द्वारा किए गए वायलेंस में। हर महीने कुछ न कुछ जो है घटना ऐसी आती है। इन्होंने गरीबों की बात करके हमेशा गरीबों का नुकसान किया और इनके जो आदर्श रहे हैं वो विश्व के सबसे बड़े नरसंहारकों में से एक रहे हैं, चाहे माओ हो, लेनिन हो, स्टालिन हो, जो भी हो। ये सारे लोग जो भी नक्सलियों के आइडल हैं, कम्युनिस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, वामपंथी जो होते हैं, हिंसा को छोड़ के इन्होंने और कुछ नहीं दिया समाज को। और उसको ये जो कह रहा है कि ये लोग अमीरों से लूटते हैं, गरीबों को बांटते हैं, नहीं। नक्सली सरकारी कर्मचारियों की हत्या करते हैं और वो भी गरीब होते हैं। गरीब का मतलब सिर्फ वही नहीं है जो सड़क पे भीख मांग रहा है कहीं पे, नहीं। गरीब वो भी है जो किसी सरकारी ऑफिस में सिपाही है, मास्टर है, चपरासी की नौकरी कर रहा है। उन सब को नक्सलियों ने मारा है, जवानों को नक्सलियों ने मारा है। गढ़चिरौली, दंतेवाड़ा, तमाम जगहें, इन जगहों पे तो इस तरह से क्लीन चिट देना और उसे जो है रॉबिन हुड टाइप का कुछ कह देना नक्सल, नहीं। नक्सली लुटेरे हैं, सेक्स स्लेव्स बनाते हैं अपने ही फीमेल कॉमरेड्स को, जिसके बारे में कई आपको खबरें मिल जाएंगी जो भी वहाँ से छूट के किसी तरह से भागे हैं। तो उसको जो है क्लीन चिट देना जो है किसी भी तरीके से जायज़ नहीं है। और जैसे जैसे आपके स्क्रीन पे ये ट्वीट्स आते जा रहे हैं, उसके नीचे वो वाला नीला रंग वाला आप हिस्सा ज़रूर पढ़ें जिसमें लिखा रहता है ट्विटर फॉर एंड्रॉयड या ट्विटर फॉर वेब या ट्विटर फॉर आईफोन। उसके बारे में भी मैं एक अच्छी जानकारी आपको आगे देने वाला हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। आगे जो है इन्होंने योगी जी को टारगेट किया है। 5 मई का ट्वीट है कि शराब पीने वालों के लिए तो आपने खोल दिया, गोश्त खाने वालों के लिए भी जो है मतलब खोल दीजिए, हमें भी गोश्त खाने दीजिए। अब पता नहीं कि इनकी बकरी भी आजम खान ही कहीं चुरा के तो नहीं ले गए, इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हो सकता है बकरी चोर भी है। आजम खान बकरी की चोरी का भी इल्ज़ाम उस पर लगा है। खैर जो भी है, लेकिन इन्हें जो है गोश्त खाना है। किस तरह का गोश्त खाने में विश्वास रखते हैं ये तो वही जाने। और उसके नीचे एक शेर भी लिखा, बिना शेर के तो कोई बात होती है, थूकते हैं तो भी 2 शेर जो है निकल आते हैं।
कम से कम इंसाफ का दामन न छोड़ो हाथ से, मैं नहीं कहता तुम मेरी तरफदारी करो। मतलब आप समझ ही गए होंगे कि ये कह रहे हैं कि मेरी तरफदारी सरकार ना करे, दारू वालों को दारू पीने दे रहे हो, मुझे जो है गोश्त खाने दो। अब वही है, कल कोई कह देगा कि मुझे जो है मंदिर में आरती करने दो, परसों कोई कह देगा मस्जिद में नमाज पढ़ने दो। तो ऐसे ही जो है तरफदारी और इंसानियत की बातों का बहाना बना के इसी तरह शेरो शायरी चलती रहेगी। अगला जो है वो है, भारतीय सेनाओं ने जब अपनी कृतज्ञता, इस राष्ट्र की कृतज्ञता प्रदर्शित करने के लिए जो अभी फ्लाई पास्ट करते हुए हवाओं से फूल पुष्प वर्षा की थी, उसके ऊपर है। सुनिएगा, शब्द सुनिए। फौजी ड्रामे से अगर कुछ पैसे बचा लिए जाते तो ये बेचारे गरीब भी अपने घर सलामती के साथ पहुंच जाते। और ये जो ट्वीट किया है उसने, दिबांग एक पत्रकार हैं, उनकी बातों को ट्वीट किया है कि, और दिबांग ने लिखा है कि मज़दूरों के लिए मुफ्त नहीं होगा ट्रेन, जबकि मुफ्त है वो। और उस पर मैंने आपको बताया है कि उसी दिन जिस दिन ये खबर उल्टी सीधी फैल रही थी और सिर्फ गैर भाजपा शासित प्रदेशों के सरकारों ने मज़दूरों से पैसे वसूले हैं, उसमें ये था कि 85% तो ऐसे ही माफ़ कर रही है रेलवेज, 15% जो किराया बचेगा वो भी सरकार, राज्य सरकार जो है वहन करेगी, और उसका हेडेक है वो कहाँ से वो पैसा लेता है। तो अगर कोई राज्य सरकार पैसे ले रही है तो उस राज्य सरकार को ब्लेम किया जाए, ना कि केंद्र सरकार को। खैर वो अलग इशू है। उस पर जो फौजी ड्रामा शब्द जो लिखा है, मुझे इससे आपत्ति है। फौज इस राष्ट्र में सब कुछ करती है, ड्रामा नहीं करती है। ड्रामा तो मुनव्वर राना टाइप के लोग करते हैं कि शब्दों का उपहार मिला है इन्हें अल्लाह की तरफ से, तो उसको जो है तोड़ मरोड़ कर मचोड़ कर जो है ये कुछ भी वाहियात बातें लिखते हैं। किसी को देख कर रोते हुए हंसना नहीं अच्छा, ये वो आंसू है जिनसे तख्त सुल्तानी पलटता है। ये वही तख्ता पलट की बात कर रहे हैं कि इनके आंसुओं से कोई इनके आंसुओं पे हंस नहीं रहा है। मुनव्वर राना कोई नहीं हंस रहा है, ये फर्जी। अब तुम्हारे दिल की बातें हैं, तुम अपने मन में ही ऐसा सोचते हो, तुम्हें ब्लेम करने के लिए कोई चाहिए तो उसमें जो है रख लेते हो। उसके बाद जो है मुनव्वर भाई ने एक काफ़ी गजब की बात कही है, वो भी आपके स्क्रीन पर है। क्या 130 करोड़ लोगों में 10 भी ऐसे हैं जो अपना मोबाइल बेचकर भूख से मरते हुए कुछ लोगों को बचा ले? अगर इतना भी जज्बा नहीं है तो काहे के हिंदू, काहे के मुसलमान। और इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आप नीचे में जो ट्विटर फॉर एंड्रॉयड आईफोन लिखा हुआ आता है वो पढ़िएगा। तो आपने अभी तक गौर किया है और आगे भी गौर कर पाएंगे कि मुनव्वर राना जी कम से कम 2-3 डिवाइस से जो है ट्वीट करते हैं। एक आईफोन है, एक एंड्रॉयड का कोई फ़ोन है और एक वेब है, मतलब लैपटॉप से करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि मुनव्वर जी ने न तो अपना लैपटॉप बेचा है, ना एंड्रॉयड वाला फ़ोन बेचा है, ना आईफोन बेचा है। उससे ट्वीट इनका बदस्तूर जो है जारी है, और यह सिर्फ सलाह जो है दूसरे लोगों को देते हैं, खुद फॉलो नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों। अगला जो है इनका, जो भी सुनता है हैरान हुआ जाता है, अब इस देश में कोरोना भी मुसलमान हुआ जाता है। ये जो है तबलीगियों को डिफेंड करने के लिए था इनका, और तबलीगी पे इन्होंने काफ़ी कुछ बकवास लिखा है, और अपने मन से इन्होंने ये बता दिया कि इस देश में सब आदमी बोल रहा है कि सारे मुसलमान ही कोरोना फैला रहे हैं और तबलीगी के नाम पे मुसलमान। नहीं, किसी ने नहीं कहा है ऐसा। हर लोग जब भी कह रहे हैं, थूकलीगी बोल रहे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा थूक फेंक रहे हैं, वो चाट रहे हैं, वो विष्ठा कर रहे हैं, वो पेशाब कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें वो कर रहे हैं। इस कारण से तबलीगियों को डिमोनाइज किया जा रहा है, और वो सही भी है। अगर तुम थूक रहे हो, अगर तुम्हें क्वारंटाइन किया जा रहा है, तुम विष्ठा कर रहे हो, कहीं पे नर्सों के साथ अश्लील अभद्र भाषा का प्रयोग करते हो, पैंट खोल के नाचने लगते हो, और ये सब मैं मुहावरे नहीं बोल रहा हूँ, ये एक्चुअल में इस तरह की बातें हुई हैं वो मैं आपको बोल रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि तुम्हें जो है, तुम्हारी आलोचना निंदा ज़रूरी है, और तुम्हारी हो रही है, मुसलमानों की नहीं हो रही। इसलिए कोरोना मुसलमान नहीं, कोरोना किसी को हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, मुनव्वर जी को भी हो सकता है। तो ये वही है कि वही रदीप काफिया और इस तरह का मीटर रिदम रायम मिलाने के लिए इन्होंने, मतलब हैरान हुआ जाता है, मुसलमान हुआ जाता है, वो अपना लिख दिए। आगे जो है इन्होंने, इनकी बेटी जो है चर्चा में आई थी, और चर्चा में इसलिए आई थी कि वो जो है शाहीन बाग के समय में
उसने जो है जाके बोला था कि हम पहले मुसलमान हैं, पहले हमारा जो है दीन से है, ईमान से है, उसके बाद हम कुछ हैं, और उसके बाद में भी कुछ होने में भारत या हिंदुस्तान कहीं नहीं आता है उनके। वो खाली बोल दी कि सबसे पहले मुसलमान है, उसके बाद कुछ और है। तो भारतीय होना या हिंदुस्तानी होना उसकी प्राथमिकता में कहीं है नहीं। और भी कुछ कुछ वाहियात बातें बोला था, उकसाया था उसने, तो उसके ऊपर एफआईआर हुआ था। और तब जो है इसने मुनव्वर राना ने ये लिखा कि धारा 144 का उल्लंघन करने पर अमित शाह पर भी केस होना चाहिए। आप सोचिए कि जो गृह मंत्री है वो स्टॉक ऑफ द सिचुएशन लेने के लिए जा रहा है। धारा 144 का उल्लंघन कैसे होता है? मतलब गली में अगर पुलिस वाले खड़े हैं तो उसको भी बोल देंगे कि तुमने 144 का उल्लंघन किया है। ये बोलने के लिए कुछ भी बोल देने जैसा है कि मतलब मास्क लगाना है तो बोला जा रहा है कि अकेले आदमी जो घर में बैठा है उसको भी मास्क लगाना चाहिए, नहीं लगा वीडियो पे तुम बिना मास्क के क्यों आ गए। अब ये भी पूछा जा सकता है। ये उसी कैटेगरी की वाहियात बात है। और उसके बाद ज्ञान की बात लिखी है कि हमेशा से ऐसा होता है कि कोई शाह या शहंशाह आता है तो वहाँ के फ़कीर और उनके बेटे बेटियों को बंद कर दिया जाता है। फ़कीर ये अपने आप को कह रहे हैं और बेटे बेटी जाहिर सी बात है जिनके ऊपर एफआईआर हुआ उनके बेटियों पे। और इन्होंने लिखा है एफआईआर तो मेरे नाम पे करना चाहिए था, हमने ऐसी बागी लड़कियां पैदा की हैं। अब पता नहीं जो है बागी लड़कियां किस तरह की है वो आपने देखा ही, और बागी लड़कियां इनकी किस तरह की थी वो एक और वीडियो में इन्होंने न्यूज़ नेशन की एक पत्रकार थी, एंकर थी, उनको जो है बोला कि ऐसी लड़कियों को ये आप गलत बात कह रहे हैं। ये आप गलत बात कह रहे हैं। नहीं तो मैं आपको कह रही हूँ ना, आप अपनी बात रखिए। आप अपनी बात क्यों नहीं रखते? आप जैसी लड़कियों को मुझे इस चीज पर आपत्ति है, मुझे इस चीज पर आपत्ति है। अब आपसे मैं बात करना ही नहीं चाहता। जैसी लड़की का क्या मतलब है? अभी आपके मैं ऊपर आपसे 4 पूछना केस हो चाहती हूँ जाए तुम्हारे फिर हम जैसी आपके लड़की बाप का से नहीं, पूछेंगे अब आप इसी कि पॉइंट पे लड़की रहिए। का दर्द क्या बाकी होता है। बात इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया था और बोला कि तुम्हारे ऊपर जब एफआईआर हो गया ना तुम्हारे बाप से मैं पूछूंगा कि उसको कैसा फील होता है। अभी खुद बोल रहे हैं कि एफआईआर मेरे ऊपर होना चाहिए क्योंकि हमने ऐसी बागी लड़कियां पैदा की। मतलब ऑलमोस्ट सेंस ऑफ प्राइड है कि इस तरह की बेटी है जिसके ऊपर एफआईआर हुआ है। और दूसरे ट्वीट में जो है खुद ही बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे बाप से पूछूंगा उसको कितना दर्द हो रहा होगा कि एफआईआर हो गया। अब जो है एक शाहीन बाग के ऊपर है और आंदोलनकारी वाली भाषा जो है उसके टाइम में आप इसका सारा ट्वीट पढ़ेंगे, मैंने सिर्फ कुछ निकाले हैं। मरना ही मुकद्दर है तो फिर लड़ के मरेंगे, मरना ही मुकद्दर है तो फिर लड़ के मरेंगे, खामोशी से मर जाना मुनासिब नहीं होगा। किस खामोशी की बात कर रहे हैं मुनव्वर राना? किससे लड़ने की बात कर रहे हैं? किससे लड़ोगे भाई? कौन कह रहा है खामोशी से तुम रहो? तुम ये बातें लिख पा रहे हो। दिल्ली में दंगे हुए, यूपी में 30 लोग मारे गए इसी तरह के प्रोटेस्ट के कारण, और तुम ही लोगों की वजह से जो एक तरह से करेज हिम्मत मिलता है जिनको, ये लोग जो सड़कों पे आए, पेट्रोल बम फेंका, आगजनी की, बसों में आग लगाई, इन सब का कारण जो है कहीं ना कहीं इस तरह के बुद्धिजीवी जो है जो ट्विटर से जो है इस तरह की घृणा जो है फैला रहे हैं या इंसाइट कर रहे हैं मॉब्स को। किससे लड़ना है आप? अब आपसे मैं बात करना ही नहीं चाहता हूँ। क्यों? कौन आपको बोल रहे हैं लड़ने के लिए? क्या ऐसा बुरा हो गया? सीए एनआरसी की डिबेट में तो मुझे जाना ही नहीं, क्योंकि उसका भारत के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। जो इलीगल सिटीजन्स हैं उनको, मतलब इलीगल घुसपैठिए हैं, दीमक जो है उनको निकालना ज़रूरी है, उनको निकाला जाएगा। एनआरसी आएगा, एनपीआर होगा, जो भी होगा सबसे निकाला जाएगा। और उसके लिए भारतीय मुसलमानों को डरने की आवश्यकता नहीं है। वो कागज़ तैयार रखें, कागज़ सबके पास होता है। खासकर आज के दौर में तो 20 लाख करोड़ जब अनाउंस हो रहा है तो कागज़ बहुतों के पास निकल आए होंगे, आगे भी शायद निकल आएंगे और भी 2-4 अलग अलग तरह के कागज़ आ जाएंगे कि हम इस मोहल्ले के भी हैं, हम उस मोहल्ले के भी हैं, इस तरह के भी काम होंगे। अगला जो है उस फिर उसी उकसाने वाले सेंस में है, 7 जनवरी का है, जब चरम पे था ये सब प्रोटेस्ट जो हो रहा है। और दिल्ली में दंगे जो है उसके बाद कुछ दिनों के बाद हुए थे। सियासत की कसौटी पे परखिए मत वफादारी, किसी दिन इंतकामन मेरा गुस्सा बोल सकता है। इंतकाम की बात,
सियासत की कसौटी पर मत परखिए वफादारी। कौन सियासत की कसौटी पे क्या परख रहा है? कोई नहीं परख रहा है। किसने कहा कि मुसलमान जो है गद्दार है? ये तो मुनव्वर राना जैसे लोग स्वयं ही अपने आप जो है ये खुद ही समझ जा रहे हैं कि नहीं, मतलब हमें ऐसा कहा जा रहा है, किसी ने कहा नहीं। ये खुद ही अपने आप के ऊपर ले रहे हैं कि हमें गद्दार समझा जा रहा है, हमारी वफादारी टेस्ट की जा रही है। अगर तुम भारत माता की जय नहीं बोल सकते, वंदे मातरम नहीं बोल सकते, अगर तुम भारतीय संविधान को फाड़ देते हो, उसमें विश्वास नहीं है तुम्हारा, तो बेशक फिर तो तुम गद्दार हो ही। अगर देश के साथ तुम खड़े नहीं हो, तुम्हारी निष्ठा देश के प्रति नहीं है, तो गद्दार है। ऐसा जो भी है, हिंदू है, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, जो भी है, जो भी इस तरह की बातें करते हैं, सारे लोग गद्दार हैं। उन पर राष्ट्रद्रोह का केस चलना चाहिए अगर वो इस तरह की बातें करते हैं। और किस इंतकाम की बात कर रहे हो? मतलब ये उसी लाइन में है कि किसी दिन इंतकामन मेरा गुस्सा बोल सकता है, और मेरा से तात्पर्य मुसलमानों का है। यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेटिव हो गए हैं सीएए और एनआरसी के टाइम में जो हो रहा था। तो यहाँ पे हम मेरा इस तरह की बात होती है, तो जाहिर सी बात है कि ये कहाँ जाना चाह रहे हैं, ये आपको और हमको सबको समझ में आता है। और गुस्सा बोल सकता है, वो गुस्सा बोला। जामिया में तुमने आग लगाई, जामिया नगर में, वो भी दिखा सबको। जेएनयू में मारपीट की, वो सब भी दिखा सबको। बिजनौर में, मेरठ में, लखनऊ में, भारत के तमाम शहरों में आगजनी की, वो भी सबको दिखा। वो गुस्सा दिखा और उस गुस्से को जो है बोतल में बंद करके जो है रख लिया गया, और तुम्हारे पोस्टर्स जो है यूपी में छप गए हैं। तो इस कारण इतना टेंशन मत लो। उसके बाद जो है इन्होंने दंगाइयों के ऊपर बोलते हुए बोला है, वो आप खुद ही सुन लीजिए कि क्या बोला है। अगर दंगाइयों पर तेरा कोई बस नहीं चलता तो फिर सुन ले हुकूमत, हम तुझे नामर्द कहते हैं। इन्होंने हुकूमत को नामर्द कहा है। क्यों भाई? कि दंगाइयों पे इनका वश नहीं चलता। और दंगाइयों पे तो खैर ऐसा वश चला है, वो तो दंगाई ही जानते होंगे। और अभी तक किलस रहे हैं, तड़प रहे हैं, जिन जिनको जेल में डाला जा रहा है, जिन जिनको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के कारण जो दंगा भड़का रहे, कथित तौर पर सफूरा जरगर, और ये तमाम लोग, जो याद ही होगा जामिया वाला वो जो लौंडा था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो लड़के थे, उन सब ने क्या क्या किया, उन सब पे जो है अलग अलग धाराओं में केस चल रहा है। तो नामर्द कौन है ये तो देखने की बात है। और वैसे भी एक शायर को जो है इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए था। और उसके बाद अगला जो है शेर है इनका, हमारे जैसे वफादार कम ही निकलेंगे, ज़मीन खोद कर देखो हम ही निकलेंगे। कम ही निकलेंगे तो था मिला दिया हम। जाहिर सी बात है, जिसे दफनाया जाएगा वही बाहर निकलेगा। ज़मीन खोदने की बात की आपने, ज़मीन खोद के हमने देखा हमारा राम मंदिर निकल आया, ये भी आपको याद ही होगा। खैर अगला जो है वो देखिए, वो एक जो कई मुस्लिम लोगों को मैंने देखा है, और आप लोगों ने वीडियो पे देखा होगा, जो क्लेम करते थे 1000 साल हमने तुम पे राज किया है, 800 साल राज किया है, अमित शाह को ये कर देंगे वो कर देंगे, इस तरह की बातें। तो उसी में वो सड़क छाप भाषा थी। और एक रिफाइंड भाषा सुनिए, हमारे कासाए सर को ना रौंदो इस तरह भाई, हमारा बाप तुम लोगों की दस्तारें बनाता था, मुसाहिब की सफ़ों में भी मेरे गिनती नहीं होती, यही वो मुल्क है जिसकी मैं सरकारें बनाता था। मैं सरकारें बनाता था। तो आप सोच लीजिए किनको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किनकी बात यहाँ पे करना चाह रहे हैं। मैं सरकारें बनाता था। भाई तुम सरकारें बनाते थे, अब मैं और ऐसे कह रहे हो कि मैं उस काल तक अगर मैं को ले जाना है, तो बलात्कार भी तो तुम ही करते थे ना, यूनिवर्सिटी में आग भी तो तुम ही लगाते थे ना, हिंदुओं को रेप करते थे, हरम में डालते थे, ये सब भी तो तुम्हारे नाम ही जाएगा ना। फिर पुस्तकालयों में आग लगाना, गांव के गांव जला देना, 30,000 बड़े मंदिरों का सर्वनाश करना, ये सब भी तो कभी शेर व शायरी में निकालो मुनव्वर राना। ये भी तो यही मैं और हमारे कासाए सर जो है, हमारा बाप जो है, तो यही तुम्हारा ही कासाए सर, तुम्हारा ही बाप, तुम्हारा ही जो वो लोग जो सरकारें बनाते थे, वही बलात्कारी भी था, आर्सनिस्ट भी था, आग लगाता था, विश्वविद्यालयों को जला देता था, मंदिरों को तोड़ता था, बुत शिकन जो कहता था, मूर्ति भंजक जो है, इस तरह के लोग, वो भी तो तुम्हारे ही लोग थे। उस पर भी कभी शेर व शायरी लिखो। अब देखिए 12 दिसंबर का ये सब वही
सरफिरे लोग हमें दुश्मने जां कहते हैं, हम जो इस मुल्क की मिट्टी को भी माँ कहते हैं, हम पे जो बीत चुकी है वो कहाँ लिखा है, हम पे जो बीत रही है वो कहाँ कहते हैं। ये शेर पढ़ने के बाद मैंने काफ़ी गौर किया और मुझे लगा कि ये मुनव्वर जी ने हिंदुओं के हिसाब से लिख दिया है, क्योंकि सरफिरे लोग हिंदुओं को जो है दुश्मन जां कहते हैं। यहाँ पे किस तरह से हिंदू फोबिया फैल रहा है, सोसाइटी में हिंदुओं से घृणा की बातें किस तरह से, यही लोग, इन्हीं के लोग किस तरह से कहते हैं, ये छुपा हुआ नहीं है। हम जो इस मुल्क की मिट्टी को भी माँ कहते हैं, माँ कौन कहता है, जन्मी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, तो भारत माता की जय कौन कहता है, वंदे मातरम कौन कहता है, उसमें माँ का जो है वो कौन कहता है। वो तो लग रहा है कि हिंदुओं के हिसाब से इन्होंने लिख दिया, और आगे जो लिखा वो और आपके विश्वास को और मजबूती देगा। हम पे जो बीत चुकी है वो कहाँ लिखा है, सही बात है। हम पे जो बीता है पिछले 400-500 सालों में, मुसलमानों के दौर में, ब्रिटिश के दौर में, हिंदुओं को जिस तरह से रौंदा गया, जिस तरह से सताया गया, और पिछले 60 सालों में भी, 70 सालों में भी, आज़ादी के बाद भी जो सेकंड क्लास सिटीजन बन के हम रह गए, ऑटोमेटिकली मान लिया गया कि यहाँ बहुसंख्यक है तो वो अल्पसंख्यकों को सताएगा ही। तो एक जो है हमें ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट डिमोनाइज करने की एक प्रक्रिया जो है चला दी गई, उस तरह की सोच जो है डेवलप कर ली गई। तो जाहिर सी बात है कि हम पे जो बीत चुके हैं वो कहाँ लिखा है, सही में इतिहास की किताबों में कहाँ लिखा है। हमारे तो नरसंहार जो है कश्मीर में, उसके बारे में नहीं लिखा हुआ है। जो लेटेस्ट नरसंहार था उसका नहीं लिखा, उसके पहले वाला तो आप भूल ही जाइए। और हम पे जो बीत रहे वो कहाँ कहते हैं, सही बात है, हम कहाँ कहते हैं ये सब बातें। हमारे ऊपर हमारे जय श्री राम को बदनाम करने की कोशिश करते हो, हर बार जो है हिंदू मुसलमान बना देते हो। हमारे गौरक्षकों की हत्या की है तुम लोगों ने, काव स्मगलिंग और बीफ माफिया वालों ने। हमारे साधुओं की हत्या की जा रही है, लिंचिंग की जा रही है। हमारे लड़कों को घरों से खींच कर निकाला जा रहा है, उसकी हत्या कर देती है मुसलमानों की भीड़। हम कहाँ कहते हैं, हम कह ही तो नहीं पा रहे हैं। हमारे पास कहने को बहुत है। इतिहास तुम्हारे लोगों ने लिखा था और इतिहास में हिंदू तो गायब हैं। हमारे तो बड़े बड़े जो एक्चुअल में जिनका शासन जो है हिंदू कुश की पहाड़ियों से लेके जावा सुमात्रा के द्वीप समूह तक जाता था, जिनके मंदिर अंकोर वाट तक में बने हुए हैं, जिनकी संस्कृति इंडोनेशिया में अभी भी मौजूद है, हमने कहाँ, मतलब उनका पढ़ा नहीं हमने। उनके बारे में एक एक पैराग्राफ में समेट दिया गया। सातवाहन, चोल, पांड्य, चेर, गुप्त, मौर्य साम्राज्य। और तुम्हारे बारे में तो देखो कि बलात्कारियों का महिमा मंडन किस तरह से किया गया है। लिखा तो तुम्हारे बारे में गया था, हमारे बारे में तो वाकई कहीं नहीं लिखा जा रहा है। तो ये तो मतलब गलती से इन्होंने, मुनव्वर जी ने हमारे लिए, हिंदुओं के लिए ये कह दिया, जिसके लिए मैं उनका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा। तो ये थी आज के फनकार मुनव्वर राणा जी की रिपोर्ट। और जाहिर सी बात है कि इस तरह के लोग जो होते हैं वो कुत्ते की दुम की तरह होते हैं, वो सीधे होते हैं, वो इसी तरह कर्ल्ड मैनर में चलते रहेंगे। और चलते रहेंगे तो हम भी जो है इनकी वाट लगाने के लिए, इनकी समीक्षा करने के लिए हाजिर होते रहेंगे। हम तुझे नामर्द कहते हैं। बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।